हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, लक्ष्मीकांत में हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मीकांत का, ठीक है, 5th एडिशन और 6th एडिशन का अपडेटेड है, और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज का चैप्टर रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, नाउ देखिए, सबसे पहले हम साथ साथ में क्या करेंगे, जो नोट्स हैं, एक तो नोट्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जो भी इस पर डिटेल में डिस्कशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चैप्टर नंबर 5। अब देखिए, स्टार्टिंग में ही अगर बात करें, जो लक्ष्मीकांत में स्टार्टिंग का पैरा दिया गया है, तो इस पर बताए। अब देखिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे कैसे किया, कब, चलो ये बताइए। आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ और कब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, अच्छे से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, पहले प्रेम्बल इनेक्ट हुआ या बाद में प्रेम्बल इनेक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद या पहले। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, अगर है तो कौन से जो केस से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। ओके, नाउ आज का टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब यहाँ पर से हमारे आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रेम्बल क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये सब चीज़ें देखने को लग गए। आज से हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में आ चुके हैं हम, क्या आ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में। देखो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड टेरिटरी। अब ये सोचो, आज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोल ली है। अभी तक हमने बाहर से देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कैसे कैसे जो है रिवोल्ट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ऐसे सडन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए प्रोसेस सडन नहीं थी। हमने कुछ एक्ट पढ़े थे इनिशियल में, तो हमने कुछ 12-13 लेक्चर जो हैं 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के, ठीक है, एक्ट पे बेसिस पर हमने देखा कि हमने एक्ट पढ़े, ताकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट पास होते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कैसे मदद करा। फिर 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, उससे बहुत सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए गए। हमने अभी तक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर खोल चुके हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा चैप्टर, क्योंकि अब आने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पहला, फिर है सिटीजनशिप, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। नाउ सबसे पहला आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किसमें आता है, पार्ट 1 में, और अंडर आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। पार्ट 1 मतलब पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में भी कौन कौन से, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। नाउ सबसे पहले हम ये जानते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स जैसे लिखा है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो नोट्स के फॉर्म में, उसके बाद जो लगेगा मुझे कि आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बुक से भी बताना चाहिए समझाने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नोट्स के बेसिस पे जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर बना देता हूं इस चैप्टर का है क्या। ओके, तो आज हम जानेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं वो कैसे बने, टेरिटरी है वो कैसे बनी। अभी टेरिटरी बड़ा वर्ड होता है, यूनियन बड़ा वर्ड होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस के बेसिस पे। आप सबको स्टार्ट करने से पहले आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। देखिए, पीआर पब्लिकेशन आपको सर्च करना है यहाँ पर इस चैनल में, ये फ्री का चैनल है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है और सर्च बॉक्स में पीआर पब्लिकेशन टाइप करना है। यहाँ पर डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग भी हम पोस्ट कर देते हैं। आप दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं 499 रुपीज़, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो के लिंक से भी आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप यूपीएससी 2021-2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेली के बेसिस पर द हिंदू नोट्स, जितने भी हम वीडियोस बनाते हैं उसके हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी 6 to 12 की जिस्ट, फोन गाइडेंस, ऑप्शनल नोट्स, ये आपको मिल जाते हैं। डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग भी आपकी चेक की जाती है। ठीक है, इसके बेसिस पर आपको 3 ग्रुप में ऐड किया जाता है। देखिए, जैसे पहला ग्रुप है प्राइवेट स्टडी मटेरियल, डेली के बेसिस पर पीडीएफ, और प्राइवेट पेड ग्रुप है, डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग करते हैं हमारे एस्पिरेंट, और प्राइवेट करंट नोट्स, डेली के बेसिस पर द हिंदू के नोट्स यहाँ पर हम शेयर करते हैं। ये तो था पेड सब्सक्रिप्शन का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 और पार्ट 1 में। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 1 बताता हूँ। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज
भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारे आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारे आर्टिकल 1 में भारत को क्या लिखा गया, मतलब हमने इंडिया यूज़ किया है या भारत यूज़ किया है। हमने आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब इंडिया भी इंक्लूड है, भारत भी इंक्लूड है। इंडिया दैट इज़ भारत, हमने अपने भारत को या इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट बताया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब समझना, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया भी वर्ड आया, भारत भी वर्ड आया, और इंडिया को या भारत को हमने कैसे दर्शाया, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हम स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट हैं, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अगर कोई बोलेगा इंडिया क्या है, तो आप कहोगे यूनियन ऑफ स्टेट है, आप नहीं कहोगे कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। ऐसा नहीं हुआ कि यार उत्तर प्रदेश आया, बिहार आया, उन्होंने अपना एग्रीमेंट बनाया, ऐसा नहीं हुआ ना। हमारा एज ए इंडियन, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में बात करूं तो जो उनके स्टेट्स थे उन्होंने फेडरेशन बनाया हुआ है, यानी कि जो अपना स्टेट अपने बेसिस पर उन सब ने एग्रीमेंट किया, तब उन्होंने यूनियन एज ए यूएसए बनाया। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा कोई फेडरेशन स्टेट्स का एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा, हमारा कोई भी स्टेट हमारे यूनियन भारत से अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं यार उत्तराखंड चाहे तो मैं अलग हो जाता हूँ, अलग सा वो बना लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब आपके माइंड में होगा यार ये फेडरेशन भी है, फेडरेशन का मतलब क्या होता है? यूनियन तो आप समझ गए, यूनियन का मतलब एक साथ आना। फेडरेशन का मतलब होता है, जनरली फेडरेशन अगर वर्ड आप समझो तो जहाँ पर दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, सेंटर के अलग पर्टिकुलर वो है और स्टेट की अलग पावर होती है, ठीक है। अभी हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल कैरेक्टर में नहीं गए, फेडरेशन मतलब बता रहा हूँ सिर्फ। फेडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते तो यानी कि स्टेट के पास कुछ पावर होती, यानी कि वो इंडिया से अलग हो सकता था, या फेडरेशन यानी कि हर एक स्टेट की अपनी मनचाही बातें होती कि मैं इंडिया से अलग होना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें होती, और कोई एग्रीमेंट बन के आते कि यार चल मैं भारत के साथ मिल रहा हूँ। या ऐसे बिहार, उत्तराखंड तो बाद में बना, बिहार है, यूपी है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, ये सब मिलके ऐसे नहीं आए कि हमें एज इंडियन स्टेट बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं आए। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे स्टेट बने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होता है। ऐसा क्यों, मैंने आपको बता दिया। हमारे राज्यों के पास ऐसी पावर नहीं है कि हमारे इंडिया से अलग हो जाए, या इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, ठीक है। अब कैसे बने थे राज्य, हम एक्ट के बेसिस पर पढ़ेंगे, धीरे धीरे राज्य बने थे, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। प्रेजेंटली जब मैं 6th एडिशन के बारे में बात करता हूँ, लक्ष्मीकांत के प्रेजेंटली 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज का यहाँ पर मेंशन है, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि 5 अगस्त को हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज फिर से बनी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इनटू, अगर मैं बताऊं, अगर कोई आपसे पूछे, दो चीजें हैं, एक होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक होता है यूनियन ऑफ इंडिया। अब मैंने तो पहले बता दिया कि इंडिया दैट इज भारत क्या यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इतना क्लियर हो गया माइंड में, इसको साइट करो आप, ठीक है। अब आपसे कोई बोलेगा कि एक वाइड एक्सप्रेशन क्या है, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा जिससे इंडिया बेटर रिप्रेजेंट होता है, बेटर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप बता सकते हो, वो यूनियन ऑफ इंडिया होगा या टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। अब बात आती है, अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन साइड कर दो आप, फेडरेशन ऑफ स्टेट वाला समझ चुके हो आप, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप बताओ टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर मैं बोलूँगा या यूनियन ऑफ जो इंडिया बोलूँगा, ठीक है, वो तो यूनियन ऑफ स्टेट था, टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलूँगा या यूनियन ऑफ इंडिया बोलूँगा, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो हमारे इंडिया को वाइडर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर चीज़ इंक्लूड कर देता है? मैं बोलूँगा टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्यों, ऐसा क्यों? ये देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट आते हैं। अगर मैं बोलूँ यूनियन ऑफ इंडिया है तो उस पर सिर्फ राज्य आएंगे। अगर मैं बोलूँगा टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो उसमें स्टेट्स भी इंक्लूड होंगे और यूनियन टेरिटरीज भी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट में, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट इंक्लूड होंगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट भी होंगे, यूनियन टेरिटरीज भी होंगी, ठीक है। आ गया ये समझ में? तो यही चीज़ें पूरी होती हैं, ओके। अब आगे को बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया
क्लासिफाइड इनटू टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज या टेरिटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्वायर करेंगे किसी भी टाइम में। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया फिर? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी या ऐसी टेरिटरी जब हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे। मान के चलो हमने चाइना पे हमला किया और चाइना पूरा अपने अंदर ले लिया, पाकिस्तान पे किया हमने अपने अंदर ले लिया, तो वो टेरिटरीज भारत की कहलाई जाएंगी फिर, ठीक है। तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ओके। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है क्योंकि अभी की सिचुएशन में कभी भी वॉर नहीं होने वाला है और इंडिया कभी भी फर्स्ट अटैक पॉलिसी कभी नहीं अपनाता है, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर के बेसिस पर हो चाहे नॉर्मल हो, ओके। तो आर्टिकल 1 में टेरिटरी ऑफ इंडिया आई थिंक आप समझ चुके हो। और अगर मैं बोलूं कोई आपसे प्रीलिम्स के बेसिस पर पूछे यूपीएससी में कि यूनियन ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन है या टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे यस, जाहिर सी बात है टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों आते हैं ना, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट ही इंक्लूड होते हैं और टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। ये सब चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, इंडिया एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरीज, हमने फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर किया है पास्ट में, जैसे दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, ये सब हमने क्या है फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर की हैं पास्ट में। कैसे कैसे कब कब एक्वायर की हैं वो आगे आने वाला है जो है आर्टिकल में, ठीक है, ये बुक में, ओके। तो यहाँ पर मैं अब ये तो हो गया आर्टिकल 1 के नोट, जो भी इंपॉर्टेंट बुक में है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ पाएँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहला, अब देखो बुक को साइड बाय साइड भी कर लो, जो भी लगता है आपको समझने में दिक्कत आएगी वो मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ तक तो मैंने आर्टिकल 1 पूरा बता दिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया को बता दिया कि जो भारत सरकार बाद में भी एक्वायर करेगी वो भी टेरिटरी ही कहलाएगी, ठीक है, ओके। अब बुक भी साइड में खोल लो ताकि आपको कोई डाउट ना हो कोई समझने में, ठीक है। तो पहले मैंने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बता दिया पार्ट 1, फिर मैंने बता दिया आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये बता दिया अच्छे से, ठीक है। इस पे एक होता है, इस पे क्या होता है, दिस प्रोविजन डील्स विद 2 थिंग्स, इस पर 2 चीज़ें होती हैं, 1 नेम ऑफ द कंट्री एंड 2 टाइप ऑफ द पॉलिटी, हमारी कौन सा कंट्री का नेम क्या है और कंट्री की पॉलिटी कैसी है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या क्या, ये चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि नेम ऑफ द कंट्री इंडिया दैट इज़ भारत क्या रहा। अब बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने बोला कि यार भारत होना चाहिए नाम, ट्रेडिशनल नाम रखना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मॉडर्न नेम होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिक्स अडॉप्ट करेंगे, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। तो इंडिया दैट इज़ भारत क्यों आया पता है ना, इंडिया भी आया भारत भी आया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार इंडिया नाम होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा भारत होना चाहिए। सेकेंडली, कंट्री ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल स्ट्रक्चर, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये बोला यूनियन ऑफ स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस हमें देनी चाहिए रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, आर्टिकल 1 भी मैंने आपको बता दिया जो भी चीज़ें थी, ओके। हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आर्टिकल 1 में मैंने ये तो बता दिया टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो भारत सरकार बाद में एक्वायर करेगी वो आर्टिकल 1 में आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या कहलाएगी, सबसे पहले जो स्टेट हैं राज्य हैं, दूसरा यूनियन टेरिटरी और तीसरा जो भारत सरकार बाद में एक्वायर कर सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव बता दिया। अब यहाँ पर आता है, अगर आपसे पूछें कि चलो ये तो सब ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इन राज्यों का नाम, ठीक है, मैं आपको उस पर समझा देता हूँ, ठीक है। अगर स्टेट का नेम है या यूनियन टेरिटरीज का नाम है, ठीक है, वो किस में होगा, तो नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन द टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। कौन से शेड्यूल में है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब नाउ शेड्यूल क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, जिनको जो रेगुलर फॉलोवर्स हैं उनको पता है, सॉरी, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, शेड्यूल होता क्या है। देखो बहुत सिंपल है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि एक तरह से कभी हम किसी आर्टिकल को, आर्टिकल में मैं डायरेक्ट उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये मेंशन नहीं कर सकता आर्टिकल 1 में,
सिंपल सी बात है ना, आर्टिकल में कितना चीज़ें आप मेंशन करोगे। अगर किसी आर्टिकल को या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वाइड एक्सप्रेशन में डिटेल देनी हो कि कौन कौन से नेम है उस पर, तो शेड्यूल में क्या होता है कि डिटेल में उसकी डिटेलिंग होती है, मतलब प्रोविजंस लिखे जाते हैं, तो वो इसलिए शेड्यूल में डाले जाते हैं। चलो बताओ 11th और 12th शेड्यूल किसके लिए हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो शेड्यूल का मतलब जहां किसी चीज़ को पूरी तरह डिटेल में डिस्क्राइब करना हो तो उस चीज़ को हम शेड्यूल में डालते हैं। अगर आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो स्टेट के जितने भी अभी तक हमारे राज्य बने हैं, सिंपल सी बात है ना, आर्टिकल में थोड़ा ना फिट कर सकते हैं हम यार, बिहार भी है, आंध्र प्रदेश है, तो उसके लिए अलग से शेड्यूल बनाए गए। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमने राज्यों के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम इंक्लूड हम करेंगे। ओके, तो यहाँ सब हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद जिसके पास 5th एडिशन है वो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ना पढ़े, क्योंकि आप सबको पता है 5 अगस्त को 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। किस में? 2 यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अब वो नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये बात करते हैं स्पेशल स्टेटस की बारे में बात करते हैं कि हाउएवर द स्पेशल प्रोविजन अंडर पार्ट 21 एप्लीकेबल टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब बाद में किसी जो राज्यों को स्पेशल प्रोविजन भी दिए गए, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग राज्यों को अलग अलग चीज़ें स्पेशल प्रोविजन देने की बात की जाती है, ठीक है। फर्दर द 5th एंड 6th शेड्यूल कंटेन द सेपरेट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल एरियाज। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट होते थे जहाँ पर आदिवासी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब आदिवासी पॉपुलेशन होगी तो आप सबको पता है, मैंने एक आपके लिए वो बनाया था, ठीक है, अमित मेघा करके, ठीक है, अमित मेघा करके, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो अभी मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, इस पर डिटेल में इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ प्रोविज़न आपको पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आप समझने लगोगे अगर लेक्चर आगे को पढ़ते जाओगे। तो ये वैसे अभी ये जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पर लक्ष्मीकांत ने दिया है तो मैं समझा दे रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हमें धीरे धीरे जब बनने लगे तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसमें उनकी अलग से ट्राइबल पॉपुलेशन थी। अब ट्राइबल पॉपुलेशन होगी तो उससे क्या होगा भाई, ट्राइबल पॉपुलेशन होगी तो उनके अलग कल्चर है। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ इस रूम में बैठ रहा हूँ, मैं मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट हूँ, मुझे डेली के बेसिस पे काम होता है, मैं डेली के बेसिस पे मार्केट विजिट करता हूँ, मार्केट से कुछ सामान लाता हूँ, बट क्या ट्राइबल लोग ऐसा करते हैं? आप खुद सोच के देखिए। तो उनका कल्चर बहुत ज़्यादा यूनिक है, मॉडर्न वर्ल्ड से वो कनेक्ट नहीं है, तो उनके बेसिस पर उनको तो अपनी ऑटोनॉमी चाहिए होगी ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम उस पर अपनी सरकार की ऑटोनॉमी या सरकार के लॉज थोपेंगे तो सिंपल सी बात है ट्राइबल पॉपुलेशन वो उस पर मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसे राज्यों में जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिली उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न लाने की बात की गई पार्ट 21 में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, जनरली नॉर्थ ईस्ट के राज्य आने लगे थे, ठीक है। उसके लिए 5th कौन से शेड्यूल बनाए गए? स्पेशल प्रोविजन वाले 5th और 6th शेड्यूल। इसका मतलब क्या होता है, ये हमेशा द हिंदू में मैं पढ़ाते रहता हूँ जब द हिंदू का एनालिसिस करता हूँ। तो 5th और 6th शेड्यूल में क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन हो जाते हैं, यानी कि 5th और 6th शेड्यूल में उनके लिए स्पेशल जो प्रोविजन है उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाती है, यानी कि वो खुद के उनके ट्राइबल लीडर्स ही अपने एरिया को चलाते हैं, ठीक है। मतलब उसमें ज़्यादा जो गवर्नमेंट के कानून है उतने ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनके यूनिक कल्चर होने के वजह से। तो 5th और 6th शेड्यूल भी आप याद रख लेना, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ का, ओके। उसके बाद टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्यों है? क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरी, स्टेट, ये सब इंक्लूड होते हैं, ओके 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 ओके। और देखो उसके बाद है बीइंग ए सॉवरेन स्टेट, इंडिया एक्वायर कर सकती है टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल लॉ। सीसेशन से, जैसे ट्रीटी होना, परचेज है, किसी से लीज में ले लिया, प्लेबिसाइड कर दिया, ठीक है, ऑक्यूपेशन से, ठीक है, ये सब इंडिया ले सकती है। तो आई थिंक मैं पहला जो पैरा है देखो, ठीक है, आप अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर से लेके पूरा मैं यहाँ तक दादरा एंड नगर हवेली तक पढ़ा चुका हूँ। फिर अब मैं आऊँगा आपके लिए सेकंड लाइन पे, ठीक है। अब नोट्स में फिर से आ जाते हैं, तो मैंने वो भी बता दिया और नोट्स में कितना लिखने की ज़रूरत थी वो बता दिया। अब नोट्स में कोई फर्स्ट सेकंड शेड्यूल लिख सकता है, बट मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि
आगे शेड्यूल्स के बारे में एक अलग सा मैं वीडियो लेक्चर लेने वाला हूं, इसलिए मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाते हैं। बट मैं जो भी चीज़ है, वैसे लक्ष्मीकांत एक खुद नोट्स के फॉर्म में है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट एट द एंड आपको अगर कल प्रीलिम्स का पेपर है तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, नाउ आर्टिकल 1 आई थिंक मैं पूरा आपको समझा चुका हूँ। आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत और दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। नाउ अब आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बहुत सिंपल है। अब बहुत ध्यान से समझना, आर्टिकल 1 में मैंने क्या बताया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब स्टेट है, टेरिटरीज के नाम सब बता दिए, यानी कि इंडिया को मैंने पूरा बता दिया। अब बात आती है कि एक्चुअल में ऐसा कौन सा चीज़ें हैं या ऐसी किसके पास पावर हैं जिसके पास एम्पावर कर सकता है कि उन चीज़ों को चेंज कर सके। सिंपल सी बात आया ना समझ में। आर्टिकल 1 मैंने बता दिया आपको क्या है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी हैं, सब चीज़ें हैं। फर्दर मैंने चाइना को अगर अटैक किया हमने और चाइना को ले लिया कब्जे में, तो वो भी हमारी टेरिटरी बन जाएगी। बट एक नई टेरिटरी बनाने के लिए पास किसके पास पावर है, वो चीज़ हमारे पास आर्टिकल 2 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने यही तो सोचा होगा ना। सबसे पहले तो चलो आर्टिकल 1 में क्या लिखे हैं, उन्होंने ये सोचा होगा, उन्होंने ये कहा होगा कि यार आर्टिकल 1 में हम पहले इंडिया को बता देते हैं कि इंडिया है कितना। स्टेट आएगा, यूनियन टेरिटरी आएगा, बाद में कोई हमारी सरकार एक्वायर करेगी वो आएगा। एग्जाम्पल, दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, फिर सिक्किम, ये वगैरह वगैरह हमारे संविधान में इंक्लूड होते रहे। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मन में ये बात आई कि यार ऐसी हम किसको पावर दें जिससे कि अगर नया स्टेट राज्य बनाना हो तो वो किसके पास पावर रहेगी। तो आर्टिकल 2 में वही मेंशन किया है कि हमारे पास पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि एडमिट न्यू स्टेट एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। नए राज्यों को बनाना है तो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट में। किसके पास पावर है, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, वही चीजें हैं। आर्टिकल 2 एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल गई। अब देखो यहां पर आगे इसमें और भी दिया गया है, आर्टिकल 2 ग्रांट 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। ठीक है, यहां पर मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आर्टिकल 2 में इतना समझना काफी है। पार्लियामेंट के बाद 2 पावर हैं। सबसे पहले कि किसी वो नए राज्य को एडमिट कर सकता है और एक नए राज्य को इस्टेब्लिश भी कर सकता है। ठीक है, 2 पावर्स हैं, तो वो मैंने लिख दी हैं, एडमिट न्यू स्टेट्स एंड इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। मतलब नए राज्य को एडमिट भी कर सकता है और इस्टेब्लिश भी कर सकता है। ओके, ना 2 चीज़ें हो गई, एक तो नया राज्य बनाना, एक नया राज्य को एडमिट करना कि कोई पर्टिकुलर सपोज यूनियन टेरिटरी है तो उसको राज्य भी बना सकता है वो। तो ये सब पावरें किसके पास हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है। ओके, नाउ आर्टिकल 3। आज हम आर्टिकल 1 से लेके 4 में क्या क्या लिखा है वही पढ़ने वाले हैं बस। ठीक है, धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ आर्टिकल 3 में लिखा है फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट। मान के चलो हमारे पास आंध्र प्रदेश है, अगर उस पर कुछ चेंज करना है तो वो आर्टिकल 3 में मेंशन है। कोई एग्जिस्टिंग स्टेट, अभी आर्टिकल 2 में क्या था कि नए स्टेट बनाने की बात की गई थी। आर्टिकल 3 में क्या है, अगर नया स्टेट बनाना है तो आपको क्या होगा, आर्टिकल 3 में पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। हाँ, तो थोड़ा सा और बता देता हूं यहां पर लक्ष्मीकांत में। सबसे पहले जो आर्टिकल 2 के बारे में, एडमिट न्यू स्टेट और एस्टेब्लिश द फर्स्ट रिफर्स टू एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, देखो पहला ये करता है कि ऐसे स्टेट का एडमिशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। जैसे मैंने बोला यूनियन टेरिटरी को भी आप स्टेट बना सकते हो या किसी एक ऑलरेडी एग्जिस्टेंस टेरिटरी है उसको स्टेट बना सकते हो। दूसरा रिफर करता है कि एक नए स्टेट, नए राज्य को ही बनाना जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। ठीक है, एक तो होता है जैसे तेलंगाना नहीं था तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाल दिया, एडमिट कर दिया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, एक जो एग्जिस्टेंस ही में नहीं था वो इंक्लूड कर दिया गया हमारे सेकंड में। ठीक है, नोटेबली आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेंबर स्टेट, establishment of new state that are not part of the union of India। ठीक है, notably article 2 relates to admission of establishment of new states that are not part of the union of India। जो अभी तक यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है उस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं हम आर्टिकल 2 में। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब देखो 2 चीजें हैं, एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक है यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब जितने भी राज्य हैं वो सब
और यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब सिर्फ स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक जो हमारी यूनियन टेरिटरी है अगर उसको राज्य बनाना है तो ये आर्टिकल 2 इन सब में लिखा होगा, ठीक है। ओके, आर्टिकल 3 है कि किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज करना, फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 3 का बहुत सिंपल सी बात है। आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो मैं हल्का सा आपको अगर कंफ्यूजन हुआ है तो मैं आपको ये बता देता हूँ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का एग्जैक्ट कहना क्या चाहता है। देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें समझाता हूँ। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि प्रीलिम्स जब आप सॉल्व करोगे ना तब बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं यूनियन ऑफ इंडिया के, यूनियन ऑफ इंडिया के, जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है, तो इस पर चेंज करके एक नया स्टेट लाना या कोई भी चेंज करना, उसका एरिया छोटा करना, बड़ा करना, नाम चेंज करना, ये आर्टिकल 3 में आएगा कि यानी कि जो पहले से ही राज्य हैं उसमें चेंज करना। आर्टिकल 2 में जो यूनियन ऑफ इंडिया के एग्जैक्ट मैं वर्ड्स के बेसिस पे खेल रहा हूँ और यूपीएससी का यही है कि वो वर्ड्स के साथ खेलता है। अब जो चीज़ लक्ष्मीकांत में मेंशन है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। देखो आर्टिकल 2 में अगर आप बुक में अच्छे से पढ़ोगे तो आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि एक नए राज्य का एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट होना दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। अभी मैंने बोला यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होते हैं, राज्य होते हैं सिर्फ, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सब जो राज्य नहीं है। उसके अलावा जब हम दूसरा राज्य इस्टेब्लिश करते हैं तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। मान के चलो चाइना के बेसिस पे, अब चाइना की कोई टेरिटरी है, मान के चलो हमारा जो डिस्प्यूटेड रीजन है, सपोज चाइना के साथ डिस्प्यूटेड रीजन हमारा सही हो जाता है, वो वाला पार्ट सही हो जाता है, तो अब चाइना की वो टेरिटरी तो यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आती थी ना। अगर अब वो हमारे हाथ में आ चुकी है तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अपना राज्य बना रहे हैं। तो आर्टिकल 2 में यही है कि यूनियन ऑफ इंडिया का जो पार्ट नहीं होगा उसके बाद जो दूसरे हमारे राज्य आएंगे उनका एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट करना आर्टिकल 2 में। और जो आर्टिकल 3 है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो ऑलरेडी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का चेंज करके उत्तराखंड अलग कर दिया, तो एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज करना आर्टिकल 3 में होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप डाउट मत करना कि आर्टिकल 2 में क्या है और आर्टिकल 3 में क्या है। ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। उसके बाद आता है पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। अब मैंने आर्टिकल 1 भी बता दिया, 2 भी बता दिया और 3 भी बता दिया, डिटेल में डिफरेंस भी बता दिया ना। वो पार्लियामेंट की पावर है जिससे कि राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन होना, राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन होना। दूसरा आर्टिकल 3 में ये भी होता है कि पार्लियामेंट के पास क्या होता है, पावर होती है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जैसे मैंने बोला, उसका एरिया चेंज करना, उसका नाम चेंज कर देना, बाउंड्रीज इन एनी स्टेट, और बाउंड्रीज भी चेंज करना, वो आर्टिकल 3 में मेंशन है, ना कि आर्टिकल 2 में मेंशन है। ये सब चीज़ें याद रखना। ओके ना, बट एक कंडीशन रहती है। एक कंडीशन क्या रहती है कि अगर कोई बिल लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ें चेंज करनी है, तो इसमें प्रायर रिकमेंडेशन हमारे प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। बिल लाने से पहले हमें अपने राष्ट्रपति जी से पूछना पड़ेगा। बिफोर रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रिफर्स टू स्टेट लेजिस्लेचर, रिकमेंडेशन देने से पहले हमारे राष्ट्रपति जी स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी कि अगर सपोज मान के चलो उत्तर प्रदेश का नाम, बाउंड्री, ये सब चेंज करनी है, तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले रिकमेंडेशन तो जाएगी, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही बिल इंट्रोड्यूस होगा। अपनी रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को भी रिफ़र करते हैं फॉर व्यूज़ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, कि आप अपने व्यूज़, आपका क्या कहना है। अब आपके मन में एक चीज़ आएगा कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर अगर मना कर दे, मैंने बोला अगर उत्तर प्रदेश का, सपोज एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, जो बाउंड्री छोटी या बड़ी करनी है, सबसे पहले बिल लाना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि यार प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होगी तभी वो बिल इंट्रोड्यूस होगा, उनके साइन चाहिए होंगे। प्रेसिडेंट उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को भी भेजेगी वो बिल कि आप स्पेसिफाइड पीरियड में अपने व्यूज़ दो, बताओ आप क्या है कि आपका क्या कहना है, ठीक है, आपका क्या कहना है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
अब मैंने जैसे बोला कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास अगर वो बिल गया है तो क्या अगर वो बोलते हैं कि यार हमें पसंद नहीं आ रहा मत करो, तो क्या नहीं किया जाएगा? नहीं, ओनली एडवाइजरी इन नेचर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, वाइल ऑल्टरिंग एनी एरिया एंड नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर। अब बहुत सिंपल है कि स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होगा। अगर कोई रिकमेंडेशन सुझाती है तो वो हमारे जो पार्लियामेंट का मानना है कि वो मानती है या नहीं मानती है, वो पार्लियामेंट के पास फाइनल डिसीजन रहेगा। दूसरा, फिर से अगर कोई जो है मान के चलो व्यूज़ उस समय काम नहीं बना, सपोज उस पर चेंज नहीं हुआ, तो नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर। दोबारा बिल इंट्रोड्यूस करना है तो दोबारा फिर ये जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा बिल देना पड़ेगा। यानी कि एक बार बिल दे दिया, व्यूज़ मांग लिए स्टेट से और स्टेट ने कुछ भी नहीं बोला या बोला, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर वैसे बोलना पड़ता है स्टेट को, और सपोज उनके लिए रिकमेंडेशन की बात आई, उस समय सपोज वो बिल अच्छे से सपोज कुछ भी किसी कारणवश बिल पास नहीं हुआ और दोबारा ये मांग उठी कि यस इस स्टेट का हमें एरिया बदलना है, तो दोबारा ये जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर को फिर से जो है व्यूज़ के लिए वो बिल दिया जाए। ऐसा बब्बूलाल वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 में देखने को मिला। ठीक है, बब्बूलाल नाम ही अच्छा है ना, बब्बूलाल। ओके, बट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड। ठीक है, अगर बात करें हम स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिस पे, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिस पे कि अगर हमने किसी राज्य का एरिया हो गया, नेम हो गया, ठीक है, बाउंड्री हो गई, ये बदलनी है तो प्रायर रिकमेंडेशन तो प्रेसिडेंट की चाहिए होगी और उसके साथ प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को भी वो बिल भेजेंगे। बट अगर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी आप सबको पता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है पूरा, तो उनके पास भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। बट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रिफॉर्म नीड। ठीक है, आई थिंक मैं ये आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो और आपको बताना पड़ेगा बुक से और क्या चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए। ठीक है, ओके, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं जो भी आपको बताना था। देखो, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। जैसा मैंने बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर का सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होता है। ओके ओके, ठीक है, जो भी मैंने बताना था। इन केस ए यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है फिर। ठीक है, ओके, तो अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर एक फैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट दिया है, तो यहाँ तक इतना समझ चुके हो। जो भी चीज़ यहाँ पर ज़रूरी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल 4 यहाँ पर कहाँ पर मेंशन है, ठीक है, यहाँ से है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको नोट्स के बेसिस पर समझाता हूँ, फिर मैं बुक से बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर से आपको ज़रूरत है पढ़ने की, क्योंकि बुक्स को भी आपको रीड करना पड़ेगा और साथ में आप रीड भी कर रहे होगे। ठीक है, ओके, एक फैक्ट बताता हूँ। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टू द पॉइंट, ये जो मैंने फैक्ट लिखा है ये प्रीलिम्स फैक्ट में यूपीएससी हमेशा पूछ देती है। क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है हमारे राज्य में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या गारंटी देता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? उस राज्य की बाउंड्री कभी चेंज ना होना। जो राज्य बन चुका है, अब जब तक राज्य नहीं चाहेगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। तो क्या ऐसा भारत में होता है? नहीं होता है ना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिली। बट यूएसए में ऐसा होता है। यूएसए में राज्यों के पास अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। अगर कोई राज्य बन चुका है तो अब उसके बिना परमिशन के, बिना उसके रिकमेंडेशन के, बिना मतलब उनसे बिना पूछे वो राज्य कभी चेंज कर ही नहीं सकते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितना भी चाहे उसकी बाउंड्री का इतना छोटा सा हिस्सा भी चेंज नहीं कर सकता। बट हमारे भारत में ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं हमारे संविधान ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं गारंटी की है, ये याद रखना। ठीक है, तो इंडिया को इसलिए डिस्क्राइब करते हैं एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब हमारा यूनियन कभी नहीं टूटेगा बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट होंगे। स्टेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, पहले 26 स्टेट हैं तो फिर 27, फिर 28 हैं, फिर 29 हैं, फिर 30 हैं, ऐसे ऐसे स्टेट बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा तो प्रीलिम्स के लिए आप याद रखना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को गारंटी नहीं करता। ओके, उसके बाद अगर मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 भी पढ़ा देता हूँ,
उसके बाद जो इवोल्यूशन है वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, फैक्ट भी पढ़ लिया, और आर्टिकल 4 में अब क्या है वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद ये जो भी चीज़ें छोटी होंगी मैं इससे बता दूंगा, ठीक है। ओके, आर्टिकल 4 तो आपसे हम यही करेंगे, पहले मैं अपने नोट्स आपको समझा दूंगा, जो भी ये एक्सट्रैक्टेड नोट्स हैं वो आपको बता दूंगा कि कौन कौन से नोट्स से आप क्या समझोगे। फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें दी गई होंगी, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप पढ़ते ही होगे साथ में, आपको वो लाइन पक्का नहीं समझ में आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 4, अब ऐसे जो प्रोविजन हैं जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर हैं, वो एक अमेंडमेंट के अंदर या अमेंडमेंट उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368। सबसे पहले इसका मतलब क्या है अंडर आर्टिकल 368? आर्टिकल 368 क्या है वो बता देता हूं, पहले बहुत अच्छे से समझना। हमारे पास है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में हमारे पास पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी जो हिस्सा होता है उसको बदला जा सकता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को बदला जा सकता है, बशर्ते वो बेसिक फीचर नहीं होना चाहिए। बेसिक फीचर कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले लेक्चर में अच्छे से मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर तो आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है जो भी प्रोविजन लिखा गया है आर्टिकल 2 के अंदर, आर्टिकल 2 के अंदर क्या था? एक नया यूनियन ऑफ स्टेट का जो पार्ट नहीं है और नया स्टेट को एडमिट करना है, तो आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 3 में क्या है? एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज करना। तो अगर इनमें कोई बदलाव किया जा रहा है तो वो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ कही। आर्टिकल 4 में जो प्रोविज़न है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको एज ए आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब कोई एक बड़ा सुधार नहीं माना जाएगा। यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। पर अब आपके मन में होगा कि आर्टिकल 368 के अंदर क्या माना जाएगा? फिर सिंपल सी बात है, अगर ऐसा क्यों है, देखो आर्टिकल 368 के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के साइन, ये सब बहुत ज़्यादा स्पेशल मेजोरिटी में चाहिए होती हैं। बट आर्टिकल 2 और 3 आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो रहा है, बाउंड्री छोटी छोटी हम घटा बढ़ा रहे हैं, तो हर बार थोड़ी ना इतना बड़े चेंजेस करेंगे, हर बार थोड़ी ना लोगों की सहमति चाहिए होगी, है ना। उसके लिए बड़ी चीज़ें सोचो, आर्टिकल 368 में बड़ी चीज़ें आएंगी, यानी कि कुछ बड़ा बदलाव किया जा रहा है ना, या कोई चाइना को ही हम एक्वायर कर ले रहे हैं, तो तब आर्टिकल 368 के अंदर वो कंसिडर किया जाएगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा भी है अब कि इंडियन टेरिटरी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट। सपोज हम अपनी जो टेरिटरी है किसी एक फॉरेन स्टेट को दे देते हैं, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। जैसे मैंने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें बेरूबारी यूनियन को पूरी अच्छे से बताया था। बेरूबारी एक टेरिटरी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, इंडिया और हमारे पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारा रेड क्लिफ लाइन है। अब रेड क्लिफ लाइन में तो रेड क्लिफ साहब जो हैं वो भूल गए थे बहुत सारे थानाज, और एक छोटा सा एक यूनियन है, उसे बेरूबारी, मतलब जगह का नाम है बेरूबारी, नंबर 12 है आई थिंक, ठीक है, उसको डिवाइड करना भूल गए थे। तो सिंपल सी बात है, अब वो ना ही भारत के उस पर लिखा था ना ही पाकिस्तान के उस पर लिखा था, तो उसके लिए तो हम ऐसे ही सपोज, फिर उसके बाद बेरूबारी यूनियन जो केस आता है उसके बेसिस पर आधा पार्ट भारत को दिया जाता है, आधा पार्ट पाकिस्तान को। इससे पहले लेक्चर में अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लो, मैंने समझाया, मैं ज़्यादा उसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के दौरान अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया गया। तो यहाँ पर देखो, जब हमने ट्रांसफ़र किया गया तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाला, मतलब अब आर्टिकल 368 के अंदर अगर हम कोई अपनी टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट को देते हैं, यानी कि पाकिस्तान, चाइना, इन सब को देते हैं, बांग्लादेश को देते हैं, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और आर्टिकल 368 के अंदर अगर कंसिडर किया जा रहा है तो सोचो, मतलब बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए होगी, तो इसलिए उसको 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के दौरान बहुत सारी टेरिटरीज भारत की पाकिस्तान को भी दी गई है, ठीक है। ओके, दूसरा, अब एक और चीज याद रखना, अगर
1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। अब बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एंगल अब हमने समझने पड़ेंगे पॉलिटी में। अब ये तो मैंने बोल दिया कि यार चलो कोई नया स्टेट बना रहे हैं, किसी एक एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर इंडिया की टेरिटरी किसी दूसरे कंट्री को देनी है तो यस, उस पर कंसिडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला जाएगा। बट एक आपके यहाँ मन में ये भी होना चाहिए कि सपोज बाउंड्री डिस्प्यूट है सर, इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है, अभी जो चल रहा है स्टैंड ऑफ चल रहा है कि यार मेरी इतनी बाउंड्री होनी चाहिए। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है और वो बाउंड्री हमारी हो जाती है तो क्या उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाएगा? तो उसको नहीं बोला जाएगा, उसको नहीं बोला जाएगा। नो रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जो ये है वो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा होगा। अब देखो ये क्या है, बता देता हूँ क्या समझा रहा था मैं आपको। देखो बहुत सिंपल है, व्हाइट पेन ले लेंगे। अब देखो पहला क्या है, नए स्टेट को लाना है और एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज करना है, एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज करना है, यानी कि ये इसका मतलब आर्टिकल 2 आर्टिकल 3। तो ये 368 के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे लॉजिकल रीजन भी समझ लो। क्योंकि बहुत सारे हमेशा चेंज होते रहेंगे। क्या सभी बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये लगातार होती रहती है, इसलिए 368 के अंदर नहीं आती है, कंसिडर नहीं किया जाता। दूसरा क्या था, इंडिया की किसी टेरिटरी को पाकिस्तान को दे दिया, बांग्लादेश को दे दी गई, तो यस उसमें 368 आएगा। 368 की अंडर आर्टिकल 368 कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये, अपने पार्ट को हम दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सोच लो। तीसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और चाइना के बीच में या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल हो गई, सपोज फिक्स हो गई, तो क्या वो 368 के अंदर आएगा? नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। आप कहेंगे यार ये क्यों नहीं आ रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट क्यों नहीं आएगा फिर? तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो सिंपल सी बात है, वो तो ऑलरेडी हम क्लेम करे हुए हैं ना। अगर मैं मान के चलता हूँ ये इंडिया है, ये चाइना है, और हम ये यहाँ पर ये बाउंड्री डिस्प्यूट है, हम ये कह रहे हैं कि ये बाउंड्री हमारी है, ये तो हम अपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में मेंशन कर चुके हैं, ये अपने में मान चुके हैं ना, ये हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट है, बाउंड्री सेटल हो गई है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आर्टिकल 368 नहीं आएगा। और बहुत सारे ऐसे भी, ये चीज़ याद रखना, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं पॉलिटी में अपना रीजन भी लगा लेते हैं, कभी अपना पॉलिटिकल रीजन खुद से नहीं। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एज इट इज़ उसको खा लो, जो संविधान ने लिखा है उसके पीछे कोई लॉजिक मत सोचो। लॉजिक अगर याद ही करना है तो ज़्यादा कि मुझे याद रहे इसलिए लॉजिक लगा लो, नहीं तो ऐसे लॉजिक कभी कभी जो अपने मन से लॉजिक मत लगाना, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको मान लो बस, ठीक है, जो संविधान में लिखा है उसको मान लो, ठीक है। ये 368 के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ओके। जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2015 में। अब सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपके मन में डायरेक्ट ये चीज़ आनी चाहिए कि यस कहीं ना कहीं लोचा है, हमने कुछ अपनी बाउंड्री, अपने कुछ टेरिटरी का पार्ट किसी दूसरे राज्य को, किसी दूसरी कंट्री को दिया है, ओके। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ट्रांसफ़र और एक्वायर करता है टेरिटरीज बांग्लादेश की, मतलब बांग्लादेश के साथ कुछ बांग्लादेश की जो टेरिटरीज हैं वो हम अपने में लेते हैं और कुछ हम बांग्लादेश को देते हैं, ठीक है। थर्ड इनक्लेव टू बांग्लादेश, इनक्लेव का मतलब होता है टेरिटरी का हिस्सा। 51 इनक्लेव हम अपने में ले लेते हैं और थर्ड जो इनक्लेव है वो बांग्लादेश को दे देते हैं। और कुछ बॉर्डर स्ट्रेच भी था 6.1 किलोमीटर का, जो डिमार्केट नहीं था, उसको कोई फिक्स नहीं था कि बांग्लादेश के पास है या भारत के पास है। तो इसमें ही हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये देखा, और बांग्लादेश की टेरिटरी को कुछ हमने अपनी टेरिटरी दी, कुछ हमने इंक्लूड की। तो इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आई, यानी कि ये 368 के अंदर आएगा, ओके। अब मैं जो नेक्स्ट ये है कि राज्य कैसे बने, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी लाऊंगा, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे राज्य, अभी जो प्रेजेंट आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ देखते हो, ये कैसे बने, आंध्र प्रदेश कैसे बना, ये सब चीज़ें हम कमीशन भी देखेंगे जो पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैंने पूरी आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, ये ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सेकंड वाले उस लेक्चर में पढ़ेंगे। बट अभी तो मैंने आपका ये लेक्चर है, मैं छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बताता हूँ, एक तो फिक्स रहे आपका, ठीक है।
दूसरा ये रीज़न है कि यार लंबा लेक्चर लेने में मज़े भी नहीं आते, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको एक एक लेक्चर में मज़े आएंगे, बाद में मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत आधे में छोड़ दी जाएगी, पूरी लक्ष्मीकांत। उसके साथ साथ अभी हम थोड़ा सा आपके लिए देखिए, एक आपके लिए वो है टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज होगी, 1 नवंबर को रिलीज होगी। 6 to 12 है टेस्ट सीरीज, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। यानी कि आप समझ रहे हैं कि आप एनसीईआरटी में पॉलिटी का आपने 11th चैप्टर पढ़ लिया, तो 11th चैप्टर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो उसकी, तो आपको हर एक का टेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी भी सही हो जाएगी, और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है या किस तरह से, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हम ये टेस्ट सीरीज रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। अब तब तक क्या करो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो। अब जो भी चैप्टर आप रिवाइज करते हो तो उसका फिर चैप्टर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ओके नाउ अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ जो जो चीज़ें मुझे बतानी है। आई थिंक मैंने सब अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, जो भी चीज़ नई देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 3 9th अमेंडमेंट एक्ट भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है, ठीक है। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया है, डिस्प्यूट बॉर्डर सेटलमेंट है तो उस पर वो नहीं माना जाएगा। बॉर्डर अगर बॉर्डर सेटलमेंट है तो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डन नॉट इन्वॉल्व सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। हम किसी दूसरी कंट्री को दे नहीं रहे हैं। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 वाला भी बता दिया मैंने आपको। और हाँ, यहाँ पर ये बताया है, ये देखो कि जो इंडिया और बांग्लादेश में कौन कौन सी चीज़ें सही हुई हैं, ये बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला पैरा, इंडिया और बांग्लादेश में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दी हैं। इस पर वही दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 4,996 किलोमीटर की बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है। और इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की जो बाउंड्री थी डिटरमाइन की थी रेडक्लिफ ने 1947 में, बट बहुत सारी बाउंड्रीज का डिमार्केशन नहीं हुआ था, तो उसके बेसिस पर ये चीज़ें एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई। ओके, उसके बाद फॉर दिस 3 पर्पजेज अमेंडमेंट मॉडिफाई, ये 6.1 किलोमीटर ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। देखो और भी फॉर दीज 3 पर्पजेज द अमेंडमेंट मॉडिफाई द प्रोविजन रिलेटिंग टू टेरिटरी ऑफ 4 स्टेट। तो अब बांग्लादेश के साथ जो हमारा चेंज हुआ, तो 4 स्टेट में टेरिटरीज में मॉडिफिकेशन हुआ। कौन कौन सी? आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब अगर हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर 3rd इनक्लेव बांग्लादेश को दिया और 51 इनक्लेव जो है टेरिटरीज जो है 51 इनक्लेव मतलब 51 टेरिटरी नहीं है, कुछ हिस्सा है टेरिटरी का, उसका नाम बोला जा गया, ठीक है। तो इस पर 4 राज्य, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप प्रीलिम्स में, ठीक है। तो जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उस पर 4 राज्य में फर्स्ट शेड्यूल में उन 4 राज्यों में मॉडिफिकेशन हुआ। किसमें? आसाम, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। यही चीज़ आपको याद रखनी थी। यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंज हुआ संविधान के। फर्स्ट शेड्यूल में राज्यों के नाम थे, इसलिए तो बदला जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में मैंने यही बोला था कि फर्स्ट शेड्यूल में राज्यों और यूनियन टेरिटरी के नाम को पूरा एक्सपेंड कर दिया जाता है, उसमें डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं यहाँ पर सब चीज़ बता चुका हूँ। अब हम अगला जो करेंगे पार्ट, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से करेंगे। आप देखो हर चीज़ में, देखो जो भी आप ये पढ़ते हो कमेंट बॉक्स में, आज आप ही देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सी चीज़ मुझे और एक्सप्लेन करनी है, जो भी आपको लगता है कि मुझे पूछनी चाहिए। वैसे मैं सभी चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बुक के बेसिस पर भी, नोट्स के बेसिस पर भी। अगला हम पढ़ेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी आई कैसे। तो उससे पहले जाते जाते वही है कि अगर किसी को पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, फ़ोन गाइडेंस लेनी है, कभी भी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो 7505134891 आप इसको देख सकते हो। इस पर इंक्लूड होगा आपके करंट अफेयर डेली के बेसिस पे, एनसीईआरटी जिस्ट इंक्लूड होगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का अलग होगा, ठीक है।
करंट अफेयर, एनसीईआरटी जिस्ट, फोन गाइडेंस, डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक जितना भी आपको सोच सकते हो वो सब 499 रुपीज़ में, वो भी पूरे 1 साल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।